गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि जल्दी ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है क्लास 9th और 10th की, तो आपको वो सही समय पर मिल जाए। हम लोग हिस्ट्री में अभी तक 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 4 चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने देखा, जो संभावित है कि आपके एग्जाम में आएंगे। पहला चैप्टर था भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज अत्यंत आवश्यक चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से समझिए कि सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री पार्ट से। हिस्ट्री पार्ट से 2-3 चैप्टर है, मैं आपको बता दूंगा। इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। फ्रांस की क्रांति से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। आदिवासी आंदोलन से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। भारत में जो आदिवासी आंदोलन चली थी अंग्रेजों के खिलाफ, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमने क्लास 8 तक जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम चला था, उसमें जो हमारे शहरी लोगों के द्वारा या गांव में जो आंदोलन हुए थे उनका अध्ययन किया था। लेकिन जो जातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन जो जंगलों में हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी गलत नीतियों के वजह से, उसका अध्ययन हम लोग क्लास 9th में करेंगे। 8 तक हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में उन सब का अध्ययन कर लिया है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, किस तरह रेवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का कैसे हुआ, उसका क्या परिणाम निकला। ये सब का अध्ययन हमने क्लास 8 में कर लिया है। और 9th में देखेंगे कि कुछ आदिवासी नेता जो थे, जो विद्रोह करेंगे, जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू द्वारा, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में विद्रोह होगा, छत्तीसगढ़ में विद्रोह होगा। जहाँ जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं वहाँ पर विद्रोह किया जाएगा उनके खिलाफ। उनका अध्ययन हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर में करेंगे, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। अभी हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी से रिलेटेड। जर्मनी का इतिहास क्या था, जर्मनी में हिटलर कैसे आया, उसने क्या किया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर लेंगे जो संभावित है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही, जिससे अगर आप सोल्व कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, अगर आप कर लीजिएगा तो आपका एमसीक्यू एक भी नहीं छूटेगा, ये कन्फर्म है। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजीवाद किस तरह पनपा, उसका क्या परिणाम हुआ, जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे क्या परिणाम पड़ा, उसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस नाजीवाद की वजह से। विश्व युद्ध में भारी पराजय हुई जर्मनी की। देखिए, जर्मनी में नाजीवाद। अब हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग सभी जानते होंगे हिटलर के बारे में। आप लोग सभी जानते होंगे हिटलर के बारे में, क्योंकि हिटलर का बहुत बेहतरीन संबंध था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है जर्मनी में, इटली में, जापान में, ऑस्ट्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रिया की राजधानी आप बता दीजिए हमें। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है, क्या है, उसको आप कमेंट में लिखिएगा। जो जिसका अगर आंसर मुझे मिलेगा मैं उसे तुरंत वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा और क्लास में उसका नाम मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, तो आप पहला प्रश्न हमारा, ऐसे 2-4 प्रश्न जो बीच बीच में रहेंगे मैं आपसे पूछ लूँगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको बताई है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप जानते हैं कि हिटलर कहाँ का था? हिटलर रहने वाला जर्मनी का था, लेकिन वो मूल निवासी ऑस्ट्रिया का था। आप जान लीजिए, जब वर्ल्ड मैप या यूरोप का मैप देखिएगा तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी का बॉर्डर एकदम सटा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। लेकिन जर्मनी का वो चांसलर था, चांसलर बन गया था। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही जर्मनी में चांसलर होते थे। हेड ऑफ नेशन, हमारे यहाँ हेड ऑफ नेशन प्रेसिडेंट होता है, लेकिन सारा कार्यभार और सारा पावर किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास रहता है। वैसे ही सारा पावर किसके पास रहता है जर्मनी में? चांसलर के पास। वहाँ सबसे बड़ा पद होता है चांसलर। हमारे देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन सारा पावर किसके हाथों में रहता है? वो सारा पावर प्रधानमंत्री के हाथों में रहता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट, कबूतर। आप सभी जानते होंगे कि या जर्मनी का फोटो वोटो भी देखे होंगे, या हिटलर का मौत के बारे में बहुत सारा स्टोरी टीवी टीवी पे बताई जाती है, या जर्मनी की सेना को दर्शाया जाता है विश्व युद्ध में। तो आप उसका ये फोटो वोटो देखे होंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। स्वास्तिक उनका झंडा में बना हुआ रहता था नाजी पार्टी का। नाजी पार्टी जिसका लीड जर्मनी का हिटलर कर रहा था, उसके झंडे में किसका चिन्ह था? स्वास्तिक का चिन्ह था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वास्तिक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1919 में, 15 अगस्त 1919 में, 14 अगस्त 1914 में, या 15 अगस्त 1914 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1919 में। इसका राइट आंसर ए सही होगा। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 14 अगस्त, आप याद कर लीजिएगा, 14 अगस्त आपके एग्जाम में संभावित है ये सब प्रश्न आ सकते हैं 1919 में। अब 1919 में भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए। आप सब 1919 के बारे में जानते ही होंगे, जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आप जानते होंगे। रॉयल्ट एक्ट आया था उसी समय, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था 1919 में। ये सब आप भली भांति जानते होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप। इसीलिए 1919 का ईयर हमारे लिए अत्यंत आवश्यक रहता है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो 1919 आप याद करके रखिएगा। क्या? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसी वक्त वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कब? 14 अगस्त 1919 को। चौथा प्रश्न है हमारा कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? जैसे इसके पहले ही हमने डील किया था कि हमारे देश के प्रमुख पद, सबसे बड़ा पद क्या होता है? कहने को राष्ट्रपति है, लेकिन सभी जानते हैं कि वास्तविकता में हेड कौन होता है, हेड ऑफ नेशन कौन होता है, जो गवर्नमेंट को रन करता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह जर्मनी का हेड जो होता है उसको चांसलर बोलते हैं। तो क्वेश्चन, हमारा प्रश्न है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1932 में, 1933 में, 1934 में, या 1935 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1933 में। 1933 में क्या हुआ था? जर्मनी, हिटलर हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बन गया था, मतलब हेड ऑफ नेशन बन गया था, जो गवर्नमेंट रन कर रहा था हिटलर। कब? 1933 में। पांचवा नंबर प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? वन नेशन वन लीडर, इंग्लिश में इसको वन नेशन वन लीडर बोलते हैं, या एक राष्ट्र एक नेता की अवधारणा अथवा कह सकते हैं स्लोगन या नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन में हमारा कैशर ने, हिटलर ने, मुसोलिन ने, या बिस्मार्क ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने। राइट आंसर कहा जाएगा हिटलर ने नारा दिया था कि एक राष्ट्र एक नेता, वन नेशन वन लीडर होना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता का लालची था, इसीलिए वो चाहता था कि एक ही मैं रहूं ताकि आसानी से राज कर सकूं। क्वेश्चन छठा हमारा कि हिटलर ने जर्मनी को किस प्रकार के राज्य की हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? जो हिटलर का शासन था, आप जानते होंगे कि हिटलर क्या था? एक डिक्टेटरशिप का गवर्नमेंट रन करा रहा था। डिक्टेटरशिप कहने का मतलब कि सब सारा पावर सारा किसके हाथ में था? जर्मनी के हिटलर के हाथ में था, उसी को डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बोलते हैं। तो वो किस तरह का स्थापना किया था राज्य में? सर्वाधिकारवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी समझिए कि रशिया से रिलेटेड है, मार्क्सवादी रशिया से रिलेटेड है, या समाजवादी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना हिटलर ने किया था। एक बार आप सर्वाधिकारवादी, जिसको डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, डिक्टेटर था वहां का। सातवां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है, अब इसके पहले जानिए कि मार्क्सवादी क्या होता है। मार्क्सवादी सोच, लेफ्ट, आप जानते होंगे लेफ्ट के बारे में, आप लोग भली भांति सुने होंगे। लेफ्ट किसको बोलते हैं? जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे सीपीआई सीपीएम नामक पार्टियां हैं जिसको लेफ्ट पार्टियां बोलती है, उनका विचारधारा मार्क्सवादी होता है। और मार्क्सवादी क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा आगे जाके कि मार्क्सवादी क्या होता है। लेफ्टिस्ट होते हैं ये लोग। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी थी? नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी थी? उग्र समाजवाद का, सैनिकवाद का,
समाजवाद का या पूंजीवाद का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद का। राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। नाजीवादी सिद्धांत समाजवाद का विरोधी थी, घोर विरोधी थे वो लोग। समाजवाद, समाजवाद मतलब समझिए कि सोशलिज्म, जिसका विरोध नाजीवादियों द्वारा किया जाता था। 8वां नंबर का प्रश्न है कि नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो आप नाजीवाद को समझ रहे हैं, तो नाजीवाद का लीडर ही हिटलर था, और हिटलर किस देश से संबंधित था आप लोग भली भांति जानते हैं। तो ऑप्शन में हमारा जर्मनी से, इटली से, रूस से या इंग्लैंड से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाजीवादी पार्टी, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी से, किस देश से संबंधित है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो इंडिया से या भारत से संबंधित है। आयरन क्रॉस क्या था? जर्मनी का वीरता पुस्तक, लोह का यंत्र, सड़क का चौराहा या मृत्युदंड देने का मशीन। ये आयरन क्रॉस क्या था? तो जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। क्या था? जर्मनी की वीरता पुरस्कार था कि अगर जर्मनी में आप वीरता का कोई कार्य करिएगा तो आपको आयरन क्रॉस नामक अवार्ड या ग्लैंट्री अवार्ड दिया जाता था। जैसे कि हमारे भारत में अगर आप वीरता के काम करते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? अगर आप नागरिक है, भारत के नागरिक है, तो आपको शौर्य चक्र दिया जाता है। क्या? शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। अगर आप सेना में हैं और सेना में युद्ध के समय आपने अदम्य साहस का परिचय दिया था तो आपको कौन सा मेडल दिया जाता है? तो वह परमवीर चक्र दिया जाता है। उसी समय आयरन क्रॉस नामक मेडल दिया जाता था। कहाँ पर? तो जर्मनी में। तो जर्मनी में अगर वीरता का कोई कार्य करिएगा तो आपको आयरन क्रॉस मेडल दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और भारत में अगर आप वीरता का कोई कार्य करिएगा, अगर आप सैनिक हैं, सेना में हैं, तो आपको परमवीर चक्र दिया जाएगा, और अगर आप आम नागरिक हैं तो आपको शौर्य चक्र दिया जाता है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाजीवाद, निम्नलिखित में नाजीवादी किसका समर्थक था? तो किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का नाजीवादी समर्थक थे। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में जर्मनी में, जापान में, इटली में, फ्रांस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में। नाजीवाद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो अधिकतर जर्मनी से ही आते हैं, क्योंकि नाजीवाद वहीं पर पनपा था, वहीं का है। अगर हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं कि जर्मनी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और एक और क्वेश्चन मैं दे दूं आपको कि अगर हम लोग जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जर्मनी की कैपिटल क्या है और जर्मनी की करेंसी क्या है? दोनों का आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं देखूंगा पर्सनली उसको। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था जर्मनी में। और हमारा 12वां नंबर प्रश्न है कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? लाल रंग का था, पीला रंग का था, हरा रंग का था या काला रंग का था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का था। लाल रंग की उनकी झंडे थी नाजीवादियों की। तो उसका लाल झंडे में किसका चिन्ह होता था? तो स्वास्तिक का चिन्ह होता था। वो स्वास्तिक इस तरह का नहीं होता था, और थोड़ा इससे डिफरेंट रहता था, लेकिन स्वास्तिक का ही चिन्ह था उनके झंडे में। लाल रंग की झंडा होती थी और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ रहता था। 13वां नंबर प्रश्न है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो किस वर्ष अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने क्या कर लिया था? इसी वर्ष उस पर अधिकार कर लिया था। 14वां नंबर प्रश्न बोलता है कि हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधार के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया था, यानी फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया था? तो गोवल्स को, जलमार सास्ट को,
हिलमर को या गोस रिंग को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालमर सास्ट को। जालमर सास्ट नाम के व्यक्ति को हिटलर ने क्या कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए या आर्थिक सुधार के लिए अपना वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था जालमर सास्ट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा जालमर सास्ट। जालमर सास्ट। 15वां नंबर प्रश्न है कि हमारा कि जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? इसका उत्तर में आगे बढ़ूं इससे पहले एक दो क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। लुइस 16, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि लुइस 16 कहाँ का सम्राट था या कहाँ का राजा था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। ये तो लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आएगी, उसी वक्त आप कमेंट में लिखिएगा कि लुई 16 कौन? लुई 16 सॉरी, लुई 16 किस नहीं कहाँ का सम्राट या कहाँ का राजा था? लुई 16। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, 15वां नंबर प्रश्न है कि जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? स्पेन का, इटली का, जर्मनी का या रूस का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन का। और स्पेन का शासक था कौन? जनरल फ्रांको। इससे अगर मैं आपको बता दूं कि तो स्पेन का ही नागरिक कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो किसकी खोज किया था? वो भारत की खोज ना करके अमेरिका की खोज करता है कोलंबस। तो आप याद कर लीजिए कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी, लेकिन वो खोज करना किसका चाहता था? भारत का। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? रूस, जापान तथा इटली, जर्मनी, जापान तथा इटली, चीन, जापान तथा इटली, स्पेन, जापान तथा इटली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, जापान और इटली। यह तीनों देश जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था इसमें एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों देश क्या एक साथ मिलकर लड़ रहे थे? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया इनके विरोध में, और इनकी भारी पराजय हुई थी। यहाँ तक कि जापान में एटॉमिक हमला भी अमेरिका ने कर दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त को। डेट याद करके रखिएगा, 6 अगस्त। मिनकेफ किसकी रचना है? मिनकेफ किसकी रचना है? इसका ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, हिंडवेनवर्ग एंड स्ट्रोस मैन की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर द्वारा मिन कैम्प लिखी गई थी। हिटलर के द्वारा मिन कैम्प लिखी गई थी। हिटलर की पुस्तक है वो मिन कैम्प, जिसकी रचना हिटलर ने ही की थी। मिन कैम्प, मिन कैफ। क्वेश्चन है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? अल्सास लोरेन, रूर, हिंडवेनवर्ग या बर्लिन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूर। रूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां सबसे अधिक क्या होता था? औद्योगिक काम होते थे जर्मनी में। वैसे ही हम आपसे प्रश्न पूछें, क्वेश्चन है कि सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया किस शहर को बोला जाता है? पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है इंडिया में? इंडिया का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र किस इलाके में है? आप राज्य नाम बताकर उस क्षेत्र में बताइएगा। ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ
ये जो 8 डायरेक्शन है उसकी इस डायरेक्शन में सर्वाधिक औद्योगिक कार्य होते हैं भारत में। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर। क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? डॉलर, पौंड, मार्क या रूबल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्क। जर्मनी की करेंसी मार्क। डॉलर किस की करेंसी है? ऐसे तो डॉलर बहुतों देश की करेंसी है, लेकिन डॉलर प्रमुखतः यूएसए की मानी जाती है। पौंड किसकी है? पौंड है यूके की या इंग्लैंड के बोल सकते हैं आप। पौंड कहाँ की है? यूके। रूबेल कहाँ की है? रशिया की। रूस की है रूबेल। तो आपसे एक और क्वेश्चन है कि भारत की करेंसी का नाम बताया जाएगा कि भारत की करेंसी का क्या नाम है? आप सभी जानते हो, क्लास 9th में आप हैं तो आप सभी जानते हो कि भारत की करेंसी का क्या नाम है। क्या भारत की करेंसी का क्या नाम है? आप इसको कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसको पढूं और वहीं पर रिप्लाई दे सकूं जिसने सही आंसर दिया रहेगा, और उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर मैं आते आते लिख दूं। 20वां नंबर प्रश्न है कि चतुर्थ वार्षिक योजना कब लागू की गई थी? 1936 में, 1937 में, 1935 में, 1934 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में जर्मनी में चतुर्थ वार्षिक योजना लागू की गई थी। जैसे कि भारत में पहले 2014 से पहले तक भारत में पंचवर्षीय योजना चलती थी। क्या पंचवर्षीय योजना चलती थी? वैसे ही चतुर्थ वार्षिक योजना जर्मनी में कब लागू हुई थी? तो वो 1936 में हुआ था। भारत में क्या चलता है? पंचवर्षीय योजना चलता था, लेकिन अभी नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर बन गया है। इसको मैं आगे आप जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तब बताया जाएगा आपको कि कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, क्या काम है उसका। ओबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे? जर्मनी और जापान, जर्मनी और इटली, इटली और जापान, जर्मनी और ब्रिटेन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें दो देश एक आपस में क्या मिलकर लड़ रहे थे? क्या आपस में मिलकर लड़ रहे थे? आपस में एक साथ मिलकर तीन देश लड़ रहे थे, तीन देश या उससे अधिक देश थे, जापान, जर्मनी और इटली। प्रमुखतः यही तीन ताकतवर देश थी। तो ये ओबिसिनिया का युद्ध के बाद जर्मनी और इटली एक दूसरे के अत्यंत करीब आ गए थे। मतलब बहुत बेहतरीन दोस्त बन चुके थे, जो दोनों एक साथ मिलकर विश्व युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। क्वेश्चन है कि जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा गया है? गणतंत्र के समर्थक को, राजतंत्र के समर्थक को, समाजवादियों को, ईसाइयों को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र के समर्थक को। गणतंत्र के समर्थकों को जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया था। नवंबर क्रिमिनल्स जर्मनी में गणतंत्र के समर्थकों को, जो चाहते थे कि क्या हो, जर्मनी इंडिपेंडेंट हो, जर्मनी में राजतंत्र का खात्मा हो और लोकतंत्र आए, डेमोक्रेसी आए। तो जो इसकी मांग करते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता था कि जर्मनी में गणतंत्र के समर्थकों को। 23वां नंबर प्रश्न है कि जर्मन संसद का क्या नाम था? जर्मन संसद का क्या नाम था? पार्लमा, राइक, स्टेट्स जनरल या रिचर्ड रिचर्ड्स का? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लमा। पार्लमा। पार्लमा से ही पार्लियामेंट बना है। क्या पार्लमा से ही पार्लियामेंट बना है?
आयरन क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? आयरन क्रॉस के बारे में अभी हमने जाना था कि आयरन क्रॉस क्या होता है। इसकी तुलना हमने भारत के भी जो वीरता के लिए मेडल दिए जाते हैं उससे की थी। तुलना नहीं की थी, उसके बारे में जानकारी दिया गया था आपको कि भारत में अगर आप वीरता का कोई कार्य करते हैं, अगर युद्ध क्षेत्र में अगर आप सैनिक हैं और सैनिक होते हुए अत्यंत वीरता और साहस का प्रदर्शन करिएगा तो आपको परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये 3 तरह के होते हैं। वीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है और परमवीर चक्र मिलता है। परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है जो अत्यंत वीरता के लिए मिलता है। उसी प्रकार जर्मनी में आयरन क्रॉस नामक पुरस्कार दिया जाता था जो वीरता का कार्य करता था। तो प्रश्न हमारा पूछता है कि आयरन क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? विदुषी महिलाओं को, अस्पताल में सेवा करने वाली महिलाओं को, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को, या सैनिक महिलाओं को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को ऑनर क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। और वहीं पर आयरन क्रॉस से किसको सम्मानित किया जाता था? जो अधिक वीरता का कार्य करता था, जो वीरता के लिए कार्य करता था उसे आयरन क्रॉस दिया जाता था। और ऑनर क्रॉस दिया जाता था जो महिलाएं अधिक संतान पैदा करती थी, जिनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी, उनको आयरन क्रोन दिया जाता था। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 23 अगस्त 1939 को, 23 अगस्त 1940 को, 1 सितंबर 1939 को, या 30 अगस्त 1939 को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 1939 को। यही कारण था क्या? यही कारण था सेकेंड वर्ल्ड वार का, द्वितीय विश्व युद्ध का। यही कारण था कि जर्मनी ने क्या किया था कि आक्रमण कर दिया था पोलैंड पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था, जिसके विरोध में, जिसके ही कारण विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जो सेकेंड वर्ल्ड वार, और जो कब खत्म हुई? जापान पर एटॉमिक हमले के बाद। कितने वर्ष की आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संसी से भर्ती किया गया? 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम, 12 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम, 10 वर्ष से ऊपर तथा 16 वर्ष से कम, 11 वर्ष से ऊपर तथा 15 वर्ष से कम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष से ऊपर, 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। 10 से अधिक होना चाहिए लेकिन 14 वर्ष से कम होना चाहिए। जिन बच्चों की एज इसके बीच में लाई करती थी उन्हीं को भर्ती किया जाता था। 27वां हमारा प्रश्न है कि जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया, मतलब किस वर्ष उसकी फॉर्मेशन हुई थी? ऑप्शन में हमारा कि 1925 में, 1924 में, 1926 में, या 1927 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। 1926 में। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल, सेना की विशिष्ट टुकड़ी, एक राजनीतिक दल, या एक श्रमिक संगठन? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तचर पुलिस दल। क्या? गुप्तचर पुलिस दल। जैसे कि हर देश में क्या होता है? गुप्तचर पुलिस दल होती है। पहले भी हमने जाना कि गुप्तचर विभाग सबसे, अगर आप एंसेंट हिस्ट्री पढ़े थे तो मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही समृद्ध, माने बहुत हायर लेवल पर पहुंच गई थी। उसी प्रकार आने में जैसे जैसे विकास हुआ वैसे गुप्तचर प्रणाली का भी विकास हुआ। तो गुप्तचर प्रणाली में गुप्तचर पुलिस दल एक राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो उसका जर्मनी में गुप्तचर पुलिस दल को गोस्टपो के नाम से जानते थे। जैसे हमारे यहाँ NIA का नाम आप जानते होंगे, रो का नाम जानते होंगे, ये सब क्या होते हैं? गुप्तचर पुलिस विभाग है। क्या? गुप्तचर
पुलिस विभाग है, उसको गोस्ट गेस्टापो के नाम से जानते थे। कहाँ? जर्मनी में, गुप्तचर विभाग को। क्वेश्चन है कि हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने शुद्ध नस्ल वाले आर्य, यहूदी, जिप्सी, ईसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहूदी। यहूदी लोगों पर बहुत अत्याचार हिटलर ने किया था। यहूदियों के बारे में आप जानते ही होंगे। यहूदियों का देश इजराइल है। और आइंस्टाइन का नाम जानते होंगे आप, तो आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे। और आप जान जाइए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इजराइल की शहर हस्पा नाम का शहर था, उसको भारत ने ही आज़ाद कराया था। भारत की 3 सैनिक एक टुकड़ियाँ गई थी, राजस्थान, मैसूर और हैदराबाद की। वो तीनों ने जर्मनी की सेना को भगा दिया था हाल्फा शहर से। क्वेश्चन है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स, जालमार सास्ट, या गोयरिंग, या हिलमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबेल्स। गोबेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचार मंत्री था, मतलब अगर अभी प्रेजेंट टाइम से कंपेयर किया जाए तो हमारे देश में भी प्रकाशन होते हैं। एक मंत्रालय है ट्राई और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसी प्रकार उसके पास भी क्या था? संचार या प्रचार मंत्री थे। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि भारत का प्रेजेंट टाइम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है भारत के। 31वां नंबर प्रश्न है कि हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता कब छोड़ी? 1923 में, 1933 में, 1939 में या 1945 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1933 में। 1933 में हिटलर ने राष्ट्रीय संघ, आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन से संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने से पहले एक राष्ट्र संघ होता था, और राष्ट्र संघ का सदस्य जर्मनी था, और जर्मनी ने उसकी सदस्यता 1933 में छोड़ दी थी। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? रूस पर आक्रमण, अमेरिका पर आक्रमण, पोलैंड पर आक्रमण, या इटली पर आक्रमण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण हिटलर के द्वारा किया गया था, और जिसका परिणाम स्वरूप क्या निकला? द्वितीय विश्व युद्ध।